कल हमने 30 क्वेश्चंस किए थे। हमारे एक लेक्चर के अंदर जो है वो 30 क्वेश्चन ही जस्ट हुए थे, क्योंकि डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि आप लोगों का जो काम है ना वो नेक्स्ट पेपरों के अंदर मैं क्लोज अप कर लूँ। अच्छा जी, पाकिस्तानी फर्स्ट फीमेल सुप्रीम कोर्ट जज, ये लिखें जी आप लोग। अगर तो वो सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट फीमेल आ जाती है तो आयशा मलिक। सुप्रीम कोर्ट की अगर फर्स्ट फीमेल पूछता है तो वो आयशा मलिक 2022 में बनी थी। पंजाब हाई कोर्ट या लाहौर हाई कोर्ट, आलिया नीलम। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ लाहौर हाई कोर्ट, आलिया नीलम, जस्टिस आलिया नीलम। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, लुबना सलीम। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट, माजिदा रिजवी। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ सिंध हाई कोर्ट, माजिदा रिजवी। फर्स्ट फीमेल जज ऑफ बलोचिस्तान हाई कोर्ट, ताहिरा सफदर। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट आयशा मलिक, लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लुबना सलीम, सिंध हाई कोर्ट माजिदा रिजवी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट ताहिरा सफदर। 27th अमेंडमेंट ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ ये पूछी जाएगी आप लोगों को, 2025 में होती है 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है जी, क्रिएशन ऑफ फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट, क्रिएशन ऑफ द फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को क्रिएट करने के हवाले से थी। विच रिक्वायर टू पास एन अमेंडमेंट फ्रॉम नेशनल असेंबली। अगर कोई अमेंडमेंट पास करवानी है नेशनल असेंबली में तो आपको टू थर्ड मेजॉरिटी वोटिंग चाहिए होती है। टू थर्ड मेजॉरिटी मस्ट है किसी भी अमेंडमेंट के हवाले से अगर चाहिए तो। उसके बाद करंट प्रेसिडेंट ऑफ यूएई शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद अल नयान। ठीक है जी, जो कि जिसको एमबीज भी कहा जाता है, एमबीज, MBZ, मोहम्मद बिन ज़ियाद, एमबीज कहा जाता है इसको शॉर्टली। ठीक है, एमराइती रॉयल फैमिली से बिलोंग करते हैं। एमराइती रॉयल फैमिली से ये बिलोंग करते हैं और ये अबू धाबी से हैं। अबू धाबी की एमराइट्स फैमिली जो है, जो रॉयल फैमिली, एमराइटी रॉयल फैमिली, उनसे बिलोंग करते हैं ये। द करेंट पॉलिसी रेट गिवन बाय स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, लिखें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान 1 जुलाई 1948 को एस्टेब्लिश होती है, फाउंड होती है। 1 जुलाई 1948। इसका फाउंडर जाहिद हुसैन और फर्स्ट गवर्नर भी जाहिद हुसैन है। फर्स्ट गवर्नर और इसका फाउंडर जाहिद हुसैन। इसकी इनागुरेशन, इसका इफ्तिताह कायदे आज़म के हाथों होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनागुरेशन बाय विच पर्सनालिटी, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ऑन द डेट ऑफ 1 जुलाई 1948। ठीक है जी। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शमशाद अख्तर। नोटों के ऊपर लिखा होता था शमशाद अख्तर। फर्स्ट फीमेल गवर्नर ऑफ स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान डॉक्टर शमशाद अख्तर। और करंटली जो इसके गवर्नर हैं
वो हैं जी जमील अहमद, जमील अहमद। और इसका जो करंट इंटरेस्ट रेट है वही पॉलिसी रेट है जो कि 11.50% है। ये 11.50% इसका जो है क्या उसको कहते हैं इंटरेस्ट रेट है, 11.50%। वही पॉलिसी रेट है और वही इंटरेस्ट रेट है, COP 30। ठीक है, ये लिखे मैंने, ये फॉरवर्ड भी किए थे आप लोगों को। COP 25 जो कि 2019 में हुई, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP 25 held in 2019। मैड्रिड स्पेन में होती है। COP 25 2019 में मैड्रिड में स्पेन में होती है। स्पेन का कैपिटल है मैड्रिड। COP 26 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑफ 26 नंबर की जो है 2021 में होती है, जो कि यूके में होती है। ग्लासगो, ग्लासगो एक सिटी है, ग्लासगो यूके का। COP 27 2022 में इजिप्ट में होती है, शर्म अल शेख में, शर्म अल शेख इजिप्ट में। COP 27 2022 की शर्म अल शेख इजिप्ट में। COP 28 2023 में UAE में होती है। COP 28 2023 में UAE में होती है। COP 29 2024 में बाकू अजरबैजान में, 29 बाकू अजरबैजान। COP 30 2025 में ब्राजील में होती है, बेलम ब्राजील। COP 30 बेलम ब्राजील में होती है 2025 में। COP 31 2026 में जो होनी है वो टर्की के सिटी, बल्कि कैपिटल अंकारा में होगी। तुर्की के कैपिटल अंकारा में होगी। कल मैंने SCO का बताया था आप लोगों को, और SCO का मैंने आप लोगों को 2025 की भी मीटिंग के बारे में बताया था कि थियानजिन चाइना में कंडक्ट हुई। SCO की 2025 की जो मीटिंग है वो किधर हुई है जी? चाइना में। ये मैंने कल बताया था आप लोगों को। पाकिस्तान बीट विच टीम इन द अंडर 19 वर्ल्ड कप फाइनल बाय अ मार्जिन ऑफ 119। इंडिया को हराया था पाकिस्तान ने अंडर 19 के अंदर। ठीक है जी, इंडिया को हराया है पाकिस्तान ने। द नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी मेडिसिन 2025 वाज अवार्डेड बाय, ठीक है, ये डिस्कवरीज कंसर्निंग पेरिफेरल इम्यून टॉलरेंस, ये इनकी और ये 3 बंदों को दिया गया है। कितने बंदों को दिया गया है? 3 बंदों को। आगे ये सवाल, अच्छा 3 बंदे कौन से थे वो भी मैं लिखवाता हूँ। लिखें जी नोबेल प्राइज के बारे में डिटेल। नोबेल प्राइज वाज डिस्कवर्ड इन 1895। नोबेल प्राइज 1895 में डिस्कवर होता है। अल्फ्रेड नोबल इसका फाउंडर है, यानी इसको फाउंड करने वाला है।
अल्फ्रेड नोबल। अल्फ्रेड नोबल इसका फाउंडर है। ये 6 जो सब्जेक्ट हैं या फील्ड हैं उनमें दिया जाता है। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन या फिजियोलॉजी भी कहा जाता है उसको। मेडिसिन और फिजियोलॉजी एक ही बात है। पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। केमिस्ट्री, फिजिक्स, मेडिसिन, पीस, इकोनॉमिक्स और लिटरेचर। इकोनॉमिक्स को 1968 में ऐड किया गया और 1969 में इकोनॉमिक्स में पहला अवार्ड दिया जाता है। 1968 में बाकायदा तौर पर इकोनॉमिक्स को छठा सब्जेक्ट के तौर पर शामिल किया गया। पहले 5 सब्जेक्ट में दिया जाता था। अब आते हैं 1901 में। फिजिक्स के एक बंदे रोहिंगटन को दिया जाता है। 1901 में रोहिंगटन को फिजिक्स के अंदर नोबेल प्राइज मिलता है। रोहिंगटन ने 1895 में एक्स रेज डिस्कवर्ड की। अब देखो ना, आप यूं भी याद कर सकते हो। रोहिंगटन ने 1895 में एक्स रे डिस्कवर की, जिनको देख के अल्फ्रेड नोबल ने नोबेल प्राइज डिस्कवर किया। क्योंकि दोनों का एक साल इकट्ठे था, फिर अल्फ्रेड नोबल ने उसके ऊपर एहसान थोप दिया कि लो मेरी तरफ से तुम्हें इनाम है। 1901 में 1901 में हेनरी ड्यूनेट इसको पीस नोबेल प्राइज दिया जाता है 1901 में। इसको क्यों दिया जाता है? क्योंकि इसने रेड क्रॉस को डिस्कवर किया था। रेड क्रॉस, इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस हेनरी ड्यूनेट ने डिस्कवर की। अठारह में जेनीवा, स्विट्जरलैंड के अंदर। अच्छा जी, 1903 में मैरी क्यूरी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1903 में मैरी क्यूरी को फिजिक्स में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1911 में मैरी क्यूरी को केमिस्ट्री में नोबेल प्राइज दिया जाता है ड्यू टू द डिस्कवरी ऑफ क्या उनका नाम है, पोलोनियम एंड रेडियम एटम्स जो हैं, पोलोनियम एंड रेडियम। सर 1914 है। क्या है ये 1911 है या 1914 है? मैरी क्यूरी वाला 1911। 1978 में फर्स्ट मुस्लिम नोबेल प्राइज दिया जाता है मुस्लिम पर्सनैलिटी अनवर सादात को ड्यू टू कैंप डेविड अकॉर्ड। ये मैंने बताया था। इसराइल और इजिप्ट के दरमियान एक मुआहदा साइन होता है जिसको कैंप डेविड अकॉर्ड कहा जाता है। सितंबर 1900 जो है वो 78 में, अक्टूबर में ये नॉमिनेटेड होता है नोबेल प्राइज के लिए और दिसंबर में इसको फिर नोबेल प्राइज मिलता है। 10 दिसंबर, मुझे याद है, आप लोगों को भूल गया होगा।
नहीं सर, याद है। 1978 में अनवर सादात को नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1979 में हमारे अब्दुल इस्लाम को नोबेल प्राइज मिलता है, फर्स्ट पाकिस्तानी। 1990 में मिखाइल गार्बचीव को नोबेल प्राइज मिलता है क्योंकि उसने जनीवा अकॉर्ड करवाया था सोवियत यूनियन और अफगानिस्तान के दरमियान। 14 अप्रैल 1988 में जनीवा अकॉर्ड होता है, जंग बंदी का एक मुआहदा होता है, जिस वजह से मिखाइल गार्बाचीव को, सोवियत यूनियन के ये आखिरी सदर थे, फिर रशिया में तब्दील हो जाएगा सोवियत यूनियन 1991 में। तो जो सोवियत यूनियन जहां तक बचा था, मिखाइल गार्बाचीव उसके आखिरी सदर थे। मिखाइल गार्बाचीव को 1990 में नोबेल प्राइज मिलता है, पीस नोबेल प्राइज। 1993 में नेल्सन मंडेला को दिया जाता है नोबेल प्राइज। 1993 में नेल्सन मंडेला को पीस नोबेल प्राइज दिया जाता है। हाँ, एक और चीज मेरे जहन से भूल रही थी। 1961 में जो यूएन के सेकंड सेक्रेटरी जनरल थे डैग हैमरशोल्ड, उनको 1961 में नोबेल प्राइज दिया जाता है। 1961 में नोबेल प्राइज मिलता है डैग हैमरशोल्ड, डैग हैमरशोल्ड 1961 में पीस नोबेल प्राइज। सर फर्स्ट एशियन का भी बताते जाएं कि फर्स्ट एशियन जिनको मिला था। हाँ, वो रविंद्रनाथ टैगोर 1913 में। रविंद्रनाथ टैगोर को लिटरेचर में नोबेल प्राइज मिलता है 1913 में, फर्स्ट एशियन। फर्स्ट एशियन कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। 1913 में नोबेल प्राइज मिलता है। 2001 में कोफी अनान को नोबेल प्राइज मिलता है, क्योंकि उसने यूएन को इतना बड़ा वास्ट किया कि उस दौरान उसने बहुत अमन कायम करवाने की कोशिश की। 2001 में कोफी अनान यूएन के 7th सेक्रेटरी जनरल। 2003 में फर्स्ट मुस्लिम फीमेल शीरीन इबादी, ईरान से बिलोंग करती हैं, उनको नोबेल प्राइज मिलता है, शीरीन इबादी। दो 2021 में लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरनाह को मिलता है। 2021 में लिटरेचर में अब्दुल रज़ाक गुरनाह। 2025 में लेस्लो को नोबेल प्राइज मिलता है लिटरेचर में। 2025 में लेस्लो को लिटरेचर का नोबेल प्राइज मिलता है। ये था नोबेल प्राइज की डिटेल, जो कि आगे क्वेश्चन उसने पूछा हुआ है 2025 में किसको मिलता है, लेस्लो को, ये मैंने बता दिया। विच प्रेसिडेंट विजिटेड पाकिस्तान इन दिसंबर 2025? और भाई इसमें दो ऑप्शन हैं, 8 से 9 दिसंबर को प्राबोवो सबियंतो, प्राबोवो, सिर्फ याद रख लो प्राबोवो, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन प्रेसिडेंट 8 से 9 दिसंबर 2025 को इंडोनेशियन प्रेसिडेंट ने विजिट किया, 8 से 9 दिसंबर को। और उसके बाद आ जाता है जी 26 दिसंबर 2025 को यूएई के मोहम्मद बिन ज़ियाद ने वजीर आजम शहबाज शरीफ के कहने पे या उनकी रिक्वेस्ट पे पाकिस्तान का विजिट किया, शेख मोहम्मद बिन ज़ियाद। अच्छा जी, सुहेल महमूद बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ D8, ये D8 के बनते हैं सुहेल, 1 जनवरी 2026 को बनते हैं। 1 जनवरी 2026 को इस साल के शुरू होते ही सुहेल महमूद को D8 का सेक्रेटरी जनरल बना दिया जाता है। D8 कब फाउंड होती है? 1997 में। इसका हेडक्वार्टर इस्तांबुल, तुर्की के शहर इस्तांबुल में है।
और इस्तांबुल तुर्की को दो हिस्सों में कन्वर्ट करता है, यूरोप और एशिया के अंदर। एशिया और यूरोप के अंदर तुर्की को कौन सा शहर डिवाइड करता है, यह सवाल पूछा गया है, इस्तांबुल। और ये D8 कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, किन कंट्रीज की है, डेवलपिंग कंट्रीज की। अगेन से सुने, सुहेल महमूद बिकम द सेक्रेटरी जनरल ऑफ D8 ऑन द डेट ऑफ 1 जनवरी 2026। D8 फाउंडेड ऑन द डेट ऑफ 1997। ठीक है जी। इट्स हेडक्वार्टर इन टर्की सिटी इस्तांबुल एंड D8 इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। सार्क का गुलाम सर्वर बांग्लादेश से, सार्क के जो करंटली सेक्रेटरी जनरल हैं वो गुलाम सर्वर हैं बांग्लादेश से। OIC के हुसैन इब्राहिम ताहा चाड से बिलोंग करते हैं, चाड एक कंट्री है, चाड। OIC के हुसैन इब्राहिम ताहा चाड से बिलोंग करते हैं। और यूनाइटेड नेशन के एंटोनियो गुटरेस पुर्तगाल वाले, ये तो कल भी हमने की है। द UN हैज डिक्लेयर्ड 2026 एज द ईयर ऑफ, ठीक है जी। तो ये जो रेंजल लैंड्स एंड पेस्टोरलिस्ट है, ये वाली चीज आती है यहाँ पे, ठीक है जी। उसके बाद द फर्स्ट मुस्लिम मेयर ऑफ न्यूयॉर्क टू टेक एन ओथ ऑन कुरान, जोहरान ममदानी। ये बड़ा मशहूर रहा, हमारे बकर वालों ने, ममदानी बलोचों ने इनको बड़ा जो है ना मशहूर करवा दिया था। जोहरान ममदानी ये न्यूयॉर्क के मेयर सेलेक्ट हुए, न्यूयॉर्क के जोहरान ममदानी। और सादिक खान ये मेयर ऑफ लंदन है, तीसरी बार ये मुंतखब हुए। मेयर ऑफ लंदन कौन है, सादिक खान। तीसरी बार ये सेलेक्ट हुए। ऑपरेशन राइजिंग लाइन वाज अगेंस्ट विच कंट्री लॉन्च। हाँ, ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च किया था 13 जून 2025 को। 13 जून 2025 को ईरान के खिलाफ ऑपरेशन राइजिंग लाइन इसराइल ने ईरान के खिलाफ लॉन्च किया था, जुमे का दिन था 13 जून 2025। विच हैज शो कैप्ड इन पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो, पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो, ठीक है, 2025 में किस हवाले से ये चीज जो है वो इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, तो ये मैरीटाइम एंड डिफेंस इनोवेशन के हवाले से, मैरीटाइम एंड डिफेंस इनोवेशन। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रीजन बिहाइंड ईरान क्राइसिस इन जनवरी 2025। इकोनॉमिक जो है कोलैप्स पाता है, जिसकी वजह से जो है वो क्राइसिस शुरू हो जाती है। द 2025 नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन वाज अवार्डेड टू मैरी ई। इनके नाम नोट कर लें, ऊपर उसने सवाल पूछा है कि क्यों इनको दिया जाता है, ठीक है जी। वही सवाल उसने जो है फिर अगेन से पूछा और उनके नाम मेंशन करके पूछा है, ठीक है। उनके नाम मेंशन किए, मैरी ई, फ्रेड रेंसडेल, शिमन सकागुची, ठीक है। इनको क्यों दिया जाता है, पेरिफेरल प्रेफरल इम्यून टॉलरेंस की डिस्कवरी की वजह से। तो ऊपर उसने सवाल, फिर उसने नीचे उसी सवाल को, कराटे कम्बट लाइट वेट चैंपियनशिप 2025 कौन विन करता है, शाहजेब रिंद विन करता है। और इसकी तस्वीर भी बड़ी मशहूर हुई थी, मेरे ध्यान में तो है, आप लोगों ने देखा नहीं, शायद आप लोगों को इस चीज का आइडिया ना हो। उसके बाद 50 क्वेश्चन है जी, विच इज द लार्जेस्ट ओशन। भाई एक ट्रिक लिख लो, PAISA लिखो, पैसा, PAISA। अब नीचे तरतीब से लिखना शुरू करना, पी से मुराद पैसिफिक ओशन। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड। उसने लार्जेस्ट कहा है तो लार्जेस्ट पैसिफिक ओशन हो गया। इसको रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है, पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन को रिंग ऑफ फायर भी कहा जाता है। पैसिफिक ओशन इज द लार्जेस्ट एंड डीपेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड।
उसके बाद अटलांटिक ओशन, अटलांटिक ओशन जिसको बहरे ओकियानूस कहा जाता है, पैसिफिक ओशन को बहर अलकायल कहा जाता है, अटलांटिक ओशन बहरे ओकियानूस, इसमें बरमूडा ट्राइंगल है, बरमूडा ट्राइंगल, बरमूडा ट्राइंगल किस में है? अटलांटिक ओशन में है। इंडियन ओशन, वो जो पी से लिखवाया था, पी से मुराद पैसिफिक ओशन, ए से मुराद अटलांटिक ओशन, ठीक है। आगे मैंने आई लिखवाया है, आई से मुराद इंडियन ओशन, इंडियन ओशन इज द वार्मेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड, इंडियन ओशन वार्मेस्ट ओशन है। अगले दोनों के नाम लिखने, और सबसे छोटा जो है वो आर्कटिक है, जो एस लिखवाया है, एस से मुराद साउदर्न ओशन, एस से मुराद साउदर्न ओशन, और ए से मुराद आर्कटिक ओशन, ये नाम लिखा हुआ भी है, ये आर्कटिक ओशन। बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, मैं तरतीब से बताता जाता हूँ, आप लोग बेशक लिख लीजिएगा। ड्यूरेंट लाइन, ड्यूरेंट लाइन पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, मैंने कल भी बताया था, 1893 में एस्टेब्लिश होती है, 26-11 किलोमीटर लेंथ है। ये मुआहदा सर हेनरी ड्यूरेंट और अब्दुर्रहमान के दरमियान होता है, ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान है ड्यूरेंट लाइन, 1893 में होता है, 26-11 लेंथ है, सर हेनरी ड्यूरेंट और अब्दुर्रहमान के दरमियान होता है। रेड क्लिफ लाइन जो कि 17 अगस्त 1947 को एस्टैब्लिश होती है पाकिस्तान और अफगानिस्तान इसके दरमियान, इंडिया के दरमियान। मैकमोहन लाइन जो कि चाइना और इंडिया के दरमियान है। एलओसी जो कि 2 जुलाई 1972 को मुकम्मल तौर पे कंफर्म होती है, इंडिया और पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल, ये जो उसने पूछी हुई है बाउंड्री लाइन बिटवीन, तो एलओसी आएगी, 2 जुलाई 1972 को एस्टैब्लिश होती है शिमला एग्रीमेंट के तहत। 2 जुलाई 1972 को कौन सा एग्रीमेंट होता है? शिमला एग्रीमेंट। दो जुलाई 1972 इंदिरा गांधी और जुल्फकार अली भुट्टो के दरमियान साइन होता है। इसको पहले क्या उसको कहते हैं यार, इसका नाम पहले क्या था? कराची एग्रीमेंट 1949 में कराची में होता है। कराची एग्रीमेंट 1949 में कराची में होता है। फिर इसी कराची एग्रीमेंट को 2 जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट के नाम से तब्दील किया गया और एलओसी कायम की गई। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डज नॉट पास थ्रू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, तो वो रावी रिवर है। विच इज फॉर्म्ड इन ओशन ओवर पीरियड ऑफ टाइम, तो इग्निशियस रॉक होती हैं जो कि कुछ टाइम गुजरने के बाद जो है ओशंस जो है वो बन जाती हैं।